अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि संक्रमण तत्व है। क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर बताइए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी FeCO और Ni। तो देखिए Fe से हमारा मतलब हो जाएगा लोहे से, CO से मतलब हो जाएगा कोबाल्ट और Ni से हमारा मतलब हो जाएगा निकेल, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो आपका दिया है FeCO और Ni, ये तीनों एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये संक्रमण तत्व होंगे। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम और K से मतलब हो जाएगा पोटेशियम, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, यानी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। संक्रमण तत्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है तो ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन बी आपका दिया है Cl यानी क्लोरीन, फिर इसके बाद Br यानी ब्रोमीन, फिर यहाँ पे I लिखा है मतलब आयोडीन। अब ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? तो ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी संक्रमण तत्व नहीं होगा। ये भी एलिमेंट्स जो हैं ये संक्रमण तत्व नहीं होंगे, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। और ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हुआ है। और उसके अलावा ऑप्शन डी आपका दिया है BaSrCa। तो Ba को हम किस नाम से जानते हैं? बेरियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे Sr लिखा है, Sr को हम स्ट्रोंसियम के नाम से जानते हैं और Ca को हम कैल्शियम के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स दिए गए हैं ये भी ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। किस ब्लॉक के होते हैं? ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो ये भी संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी FeCONi। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कुछ तत्वों को उनकी आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है Na यानी सोडियम, फिर इसके बाद Mg यानी मैग्नीशियम, फिर Al यानी एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद Si मतलब सिलिकॉन आपका हो जाएगा और यहाँ पे P दिया है यानी फास्फोरस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NaMgAlSiP ये आपका लिखा हुआ है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से
सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है? आपको बताना है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, फिर आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है। और चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है सोडियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम। सोडियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है? तो ये है सोडियम। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। ठीक है, यानी लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, तो जो परमाणु आकार होता है वो घटता है। तो देखिए सबसे लेफ्ट में यहाँ पे क्या है? सोडियम है ना। फिर देखिए अब इससे आगे जाएंगे यानी इसके राइट जाएंगे, फिर मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु आकार होगा ये सोडियम से क्या होगा? छोटा होगा। फिर देखिए फिर इसके और यहाँ पे राइट जाएंगे तो एल्यूमिनियम का और छोटा होगा। फिर और यहाँ पे राइट आएंगे तो सिलिकॉन का और छोटा होगा। फिर और राइट यहाँ पे आएंगे फास्फोरस का, तो यहाँ पे फास्फोरस का तो सबसे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोडियम यानी Na। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आखिर यहाँ पे रूल क्या लगा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो देखिए बाएं से दाएं जाने पर, तो सबसे बाएं में आपका यहाँ पे सोडियम है। और जैसे हम यहाँ पे बाएं से दाएं जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो परमाणु आकार क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़े आकार का तत्व पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सोडियम। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और एक क्वेश्चन आज यहाँ पे पहली बार आया है। अगर आपको आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है फेरम, ऑप्शन बी वोल्फ्राम, ऑप्शन डी दिया है अर्जेंटम और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे पोटेशियम लिखा है, तो पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कालियम होता है। मैं लिख के बता दे रहा हूं KALIUM। तो कालियम होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। लैटिन नेम से रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। तो क्या होता है?
कालियम होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए कालियम ये ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है फेरम, ये किसका होता है, ये लोहे का होता है, ध्यान रखिएगा किसका होता है, लोहे का होता है लैटिन नेम। उसके बाद वोल्फ्राम लिखा है, ये टंगस्टन का होता है, मैंने आपको कई बार बताया। और अर्जेंटम ये किसका होता है, ये चांदी का होता है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर बताइए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार कराया है, ये तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पीला। ठीक है, यानी क्षारीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है, पीला होता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेट्रासाइक्लिन है एक, आपको बताना है कि टेट्रासाइक्लिन है एक। ऑप्शन ए दिया है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी दिया है ट्रैंकुलाइजर्स, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मेडिसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिसिन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया आपको ऑप्शन भी बताया, और आप लोगों ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एंटीबायोटिक। यानी टेट्रासाइक्लिन है एक, तो एक एंटीबायोटिक होती है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करके बता दूं कि मेडिसिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने आपको टॉपिक अलग से पढ़ा दिया है डिटेल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैलियम यानी Ga का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए यहाँ पे गैलियम लिखा है, गैलियम को हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गैलियम Ga का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, आंसर बताइए। फिर उसके बाद में आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, और 2019 के भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार भी आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा, फिर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गैलियम यहाँ पे लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, यानी 31 होता है। तो मैं ऊपर साइड में 31 लिख दे रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 31। ये गैलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद यहाँ पे आएगा 4s2 4s2 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d10। तो पहले हम यहाँ पे चलिए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हैं। तो देखिए पहले से करेंगे, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। तो हमने यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिए, बस एक की जरूरत है। तो 3d10 के बाद क्या आ जाएगा, 3d10 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4p
1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रम से लिखेंगे। तो क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D10 पहले हो जाएगा, फिर 4s2 4p1 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्रम से लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा 3D10, 3p6 के बाद यहाँ पे 3D10, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 4s2 आ जाएगा, फिर 4p1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4p1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 18 10 28 2 30 1 31, यानी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। लेकिन इस फॉर्म में तो आपका ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है, यहाँ पे AR करके लिखा हुआ है। तो AR क्या होता है, देखिए AR होता है ऑर्गन। ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैलियम है, तो गैलियम के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो गैलियम से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो होती है ऑर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है। अक्रिय गैस को इंग्लिश में हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। तो देखिए 18 होता है ऑर्गन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 3p6 तक देखिए यहाँ तक 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी 3p6 तक। इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम लिख सकते हैं AR, क्योंकि ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो AR लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या बच रहा है आपका, 3D10 ये बच रहा है। फिर इसके बाद 4s2, फिर इसके बाद यहाँ पे 4p1, ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, AR 3D10 4s2 4p1, ये आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। देखिए AR 3D10 4s2 4p1, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से कोई भी पूछा जा सकता है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिया है कि क्रोमियम का तैयार कर लीजिए, आयरन यानी लोहे का तैयार कर लीजिए, इसका भी पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया पूरा डिटेल में, और आप लोगों को आ भी गया होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आज मैं आपको यहाँ पे 7वीं बार करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है हेनरी बैकुरेल, ऑप्शन बी दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी मोजले, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर करिए, आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था मैडम क्यूरी ने। किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे और उन्होंने आंसर किया होगा ऑप्शन ए, यानी हेनरी बैकुरेल। ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से 7वीं बार पूछ रहा हूं। अगर इसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ पे हेनरी बैकुरेल आंसर किया होगा तो इसमें आपकी गलती है, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं। फिर ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जो हेनरी बैकुरेल हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, इन्होंने खोज की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे खोज नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था मैडम क्यूरी ने। तो मैडम क्यूरी तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले 7 बार ये क्वेश्चन कराया है, अगर इसके बाद भी आप लोगों ने आज आंसर गलत किया होगा, यानी आज आपने आंसर गलत किया है, हेनरी बैकुरेल बताया है, तो इसमें आपकी गलती है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार करवाया हुआ है, और ये भी कहा कि जो हेनरी बैकुरेल हैं, इन्होंने
इन्होंने रेडियो एक्टिविता की खोज की है, ना कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले नहीं किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आज यहाँ पे पहली बार आया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि मरकरी का लैटिन नाम क्या है। देखिए मरकरी मतलब पारा, ठीक है, पारा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि मरकरी का लैटिन नाम क्या है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है प्लम्बम, ऑप्शन बी आपका यहां पे दिया हुआ है नेट्रियम, और ऑप्शन सी दिया है हाइड्राजाइरम, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो मरकरी का लैटिन नाम क्या है, यानी पारे का लैटिन नेम क्या होता है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्राजाइरम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्राजाइरम होता है, यहां पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा यहां पे ऑप्शन ए दिया है प्लम्बम, क्या दिया है, प्लम्बम दिया है। तो ये किसका होता है, तो ये होता है लेड का, ध्यान रखिएगा, लेड का होता है, ठीक है, किसका होता है, लेड का होता है। और लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप वैसे ही बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे लेड है, लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखिए जो इसका लैटिन नेम है, इसका पहला अक्षर क्या है, पी ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये सब जगह अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी क्या दिया हुआ था, हाइड्राजाइरम। तो देखिए मरकरी, मरकरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे एच लिखा है, और जो इसका लैटिन नेम है हाइड्राजाइरम, वहां भी पहला अक्षर यहाँ पे एच है। तो आप ऐसे भी अपना आंसर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप कनेक्ट करके अपना आंसर बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए नेट्रियम यहाँ पे है। तो नेट्रियम ये किसका होता है, ये सोडियम का होता है, ठीक है, सोडियम का होता है। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहला अक्षर यहाँ पे N, और नेट्रियम में भी आपका यहाँ पे N आ रहा है, देख लीजिए। यानी अगर आपको पता है कि सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं तो बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे कि हाँ जो नेट्रियम होता है ये सोडियम का लैटिन नेम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो इसका लैटिन नेम होगा उसका पहला अक्षर N ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है दूध के शुद्धिकरण में, ऑप्शन बी दिया है पेट्रोल के शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी दिया है हवा के शुद्धिकरण में, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, यानी पेट्रोल के शुद्धिकरण में। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग कई चीज़ों में होता है, ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मात्र यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे। और उससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया है।
क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तत्व आवर्त सारणी के 5वें समूह 5th ए में उपस्थित है, इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह से संबंधित होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं इसको मैंने 2 बार पहले भी करवा दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो मैंने आपको पहले कराया है। वहां पे अल्फा कण की बात नहीं हो रही थी, वहां पे बीटा कण की बात हो रही थी। तो बीटा कण वाला भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, और जो बीटा कण वाला है ना, ये अरिहंत की बुक में आपके दिया गया है, एग्जाम्पल है। आप वहाँ रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, वो बीटा कण वाला है, वो मैंने आपको पहले कराया है। लेकिन यहाँ पे अल्फा कण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एक रूल अप्लाई होने वाला है। रूल कौन सा लगेगा? रूल यहाँ पे लगेगा सोडी समूह विस्थापन का नियम, ठीक है। कौन सा नियम? सोडी समूह विस्थापन नियम यहाँ पे लगने वाला है। और ये रूल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी वाला। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे कह रहा है कि एक तत्व आवर्त सारणी के 5वें समूह 5th ए में उपस्थित है। यानी जो तत्व है वो कहाँ उपस्थित है, मैं यहाँ पे तत्व लिख दे रहा हूं, और कहाँ उपस्थित है? 5th ए में है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, यानी एक अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है। तो चलिए इस तत्व से हम क्या करेंगे, एक अल्फा कण क्या कर देंगे? उत्सर्जित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपसे कह रहा है कि इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह से संबंधित होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे रूल बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सोडी समूह विस्थापन नियम के अनुसार किसी परमाणु में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु आवर्त सारणी में मूल परमाणु के स्थान से 2 स्थान बाईं ओर स्थित होता है। यानी जो अब यहाँ पे नया परमाणु आएगा वो 2 स्थान बाईं ओर स्थित होगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ होगा? 2 स्थान बाईं ओर। तो पहले 5th ए में है, तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा? एक अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित हो गया, तो नया परमाणु मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नया, फिर उसके बाद परमाणु यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो 5th ए से अब यहाँ कहाँ चला आएगा? 3rd ए में चला आएगा, ठीक है। और 3rd ए यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बनने वाला नया परमाणु किस समूह से संबंधित होगा? 3rd ए से। तो देखिए 3rd ए कहाँ दिया है? ये दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटली आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता है तो मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करके रूल बता दे रहा हूं, आखिर मैंने यहाँ पे रूल क्या यूज किया है, कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। तो सोडी समूह विस्थापन नियम के अनुसार किसी परमाणु में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु आवर्त सारणी में मूल परमाणु के स्थान से 2 स्थान बाईं ओर, बाईं ओर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, 2 स्थान बाईं ओर यानी लेफ्ट की तरफ स्थित होता है। तो देखिए 5th ए था तो 2 स्थान बाईं ओर अब स्थित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो 3rd ए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है जो कि आपकी अरिहंत की बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पे अल्फा नहीं वहां पे बीटा कण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि MnO4 2- में
Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। Mn मतलब मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड करीब 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके बता देता हूँ। तो क्या लिखा है, MnO4 2-, तो मैं पहले यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ MnO4, ठीक है। MnO4, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है 2-, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और हमें यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी निकालनी होती उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो Mn के नीचे मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दी, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। तो Mn को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि इसी की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x Mn की जगह। फिर इसके बाद प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए O4 लिखा हुआ है, तो O से हमारा मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, मैंने आपको कई बार बताया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं। O4 लिखा है तो 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे -2 आएगा। अब -2 क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर देख पा रहे होंगे आप MnO4 यहाँ पे 2- नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इज इक्वल टू -2 आ गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई -2 में करवाएंगे तो -8 आएगा, और -8 ये, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, यानी आगे क्या आएगा आपका x -8 ये हो जाएगा। और इज इक्वल टू -2 तो बराबर के इधर है ही, ये आपका हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब ये -8 है ना, बराबर के इधर भेजेंगे, तो -2 तो यहाँ पे पहले से ही है, और -8 को बराबर के इधर भेज देंगे तो ये +8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -2 + 8। अब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें यहाँ पे मिलेगा +6, प्लस आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, +8 है और -2 है, तो x इज इक्वल टू +6, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी मैंगनीज की। तो +6 आपका ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ये तो आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि +6 आपका नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि कांच किसमें घुलनशील है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कांच किसमें घुलनशील है। ऑप्शन ए आपका दिया है HF, ठीक है, HF, ऑप्शन बी दिया है H2SO4, ऑप्शन सी दिया है HCl4, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी HF। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हाइड्रोजन फ्लोराइड के नाम से इसको हम जानते हैं, HF। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार कराया है, और टेस्ट में ही कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अभ्रक, ऑप्शन बी एस्बेस्टस, ऑप्शन सी टैल्क, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है।
और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एस्बेस्टॉस। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो एस्बेस्टस यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसका अयस्क होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि एस्बेस्टस किसका अयस्क होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि स्टोरेज बैटरीज में अम्ल प्रयोग होता है। क्वेश्चन क्या है कि स्टोरेज बैटरीज में अम्ल प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिया है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और मैंने भी आपको ये क्वेश्चन पहले 2 बार कराया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी हुआ है, आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8, यानी आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या है 8। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ ही आपका टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हुए हैं। तो कमेंट करके जरा ये बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।